हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, लेकिन खैर अब आज के बाद कोई भी क्लास में रुकावट नहीं आएगी और डेली आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। ओके, तो चलिए आज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट उसमें हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था अकबर की जितनी उत्तरी विजयें थी, तो उन विजयों में हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि सिंध विजय उसने किया था और सिंध विजय ही इसकी उत्तरी विजय की आखिरी विजय थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अकबर की दक्षिणी विजय। आप लोगों को याद होगा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने अकबर की विजयों को दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। वो दो भाग कौन से थे? एक था उत्तरी विजय और दूसरा था दक्षिणी विजय। तो जो उत्तरी विजय जो इसने की थी, इसके इन सारी उत्तरी विजयों के बारे में हमने आपसे डिटेल रूप से डिस्कस किया हुआ है। आज हम दक्षिणी विजयों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं अकबर की दक्षिणी विजयों के बारे में, तो अकबर की जो दक्षिणी विजय थी वो सिर्फ और सिर्फ दो थी। वो दो कौन कौन सी थी? एक थी खानदेश और दूसरी थी क्या? अहमदनगर। ओके, क्या थी? एक थी खानदेश और दूसरी थी अहमदनगर। तो पहले हम आपसे बात करेंगे खानदेश के बारे में कि खानदेश की स्थिति क्या थी, यहाँ के संस्थापक कौन थे, यहाँ के किस वंश का जो है साम्राज्य स्थापित था जब इन्होंने खानदेश पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं खानदेश की स्थिति कहाँ पर सिचुएटेड था, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में ये खानदेश स्थित था। किन दो नदियों के बीच में? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच ये खानदेश स्थित था। अगर हम इसके संस्थापक की बात करते हैं कि खानदेश की स्थापना किसने किया था या संस्थापक कौन था, तो यहाँ के संस्थापक थे मलिक राजा अहमद फारूकी। कौन थे? मलिक राजा अहमद फारूकी। और अगर वंश की बात करता है कि वंश कौन से थे, तो ये फारूकी वंश से संबंधित थे। किससे? फारूकी वंश से। इसी वजह से मलिक राजा अहमद फारूकी यानी अपने नाम से ही इन्होंने वंश का नाम रखा और इस वंश की नींव डाली थी। ओके, अब हम बात करें कि स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है 1399 ईस्वी में। इन्होंने किया था किसने? मलिक राजा अहमद फारूकी ने। ओके, अब इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी इसकी हुआ करती थी खानदेश की बुरहानपुर। और इसी खानदेश को अकबर जो है दादेश के नाम से भी जानता था, सॉरी कहता था। इस खानदेश को अकबर की भाषा में अगर हम बोलें तो अकबर इसको दादेश कहा करता था। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये बन भी सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दादेश अकबर ने किस राज्य को कहा था, तो इसने खानदेश को कहा था। ओके, अब हम अगर बात करें कि खानदेश को अन्य किस नाम से उस समय जाना जाता था, तो खानदेश को दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था? खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, आपने जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आया होगा कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था, तो खानदेश को कहा जाता है। ओके, अब हम अगर इसकी बात करें इसकी विजयों के बारे में, तो मुगलों ने दो बार पहले इसको जीतने के लिए, इस खानदेश को जीतने के लिए दो बार असफल प्रयास किए। कब? एक 1562 ईस्वी में और दूसरा कब? 1576 ईस्वी में। इन दोनों समय पे मुगलों ने इस खानदेश को जीतने का असफल प्रयास किया, किंतु इनका आक्रमण लगातार जारी रहा। तो इस तरह से 1596 ईस्वी में तीसरी बार मुगलों की तरफ से इस खानदेश पर आक्रमण होता है और 1597 ईस्वी में यहाँ का शासक कौन होता है? अली खां। कौन होता है? अली खां होता है। तो 1597 ईस्वी में जब मुगलों का आक्रमण होता है तो यहाँ के शासक कौन होते हैं? अली खां।
और अली खां इन मुगलों के विरुद्ध अभियान करते हुए ये जो है इस युद्ध में मारे जाते हैं। ओके, और जब ये इस युद्ध में मारे जाते हैं तो इनका पुत्र होता है, अल्पवयस्क पुत्र होता है मीरन बहादुर, जो कि गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया, स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया कि मैं मुगलों की कोई भी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा और हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। आपको तो ये पता ही है कि मुगलों के आक्रमण करने का कारण दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, आक्रमण करने का एक और कारण था कि मुगलों के साम्राज्य को विस्तारित करना, ये भी एक उद्देश्य था। तो इसी वजह से जब ये अली खां युद्ध में मारा जाता है, इसका पुत्र मीरन बहादुर गद्दी पर बैठता है, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद में इसी खान देश का एक बहुत मजबूत किला होता है जो कि असीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। अपने आप को जो है असीरगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित कर लेता है, यानी असीरगढ़ को ये राजधानी बना लेता है और ये मजबूत किला होता है, यहीं पर अपने आप को क्या कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी ना। अब जब इसने असीरगढ़ के दुर्ग को पर अपने आप को सुरक्षित कर लिया, तो मैंने आपसे बताया था कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो असीरगढ़ ही थी। असीरगढ़ को इसने अपने जीवन काल में सबसे अंत में जीता था। वो कब जीता था, 1601 ईस्वी में। तो 1601 ईस्वी में अकबर जो है असीरगढ़ को जीत लेता है। और जीतता कैसे है, इसमें भी ये जो है क्या करता है, यहाँ का जो रक्षक होता है असीरगढ़ के दुर्ग का, याकूब नामक व्यक्ति होता है जो कि यहाँ का रक्षक होता है, उसको घूस दे करके इसका जो दरवाजा होता है, इसका मेन गेट होता है ये असीरगढ़ का, तो इस असीरगढ़ के गेट को क्या कर देता है, खुलवा देता है। एटलीस्ट ये जो इसका असीरगढ़ पर जब अधिकार हो जाता है तो मीरन बहादुर जो होता है क्या किया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके अंत में उसको मजबूर किया जाता है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं असीरगढ़ की विजय के बारे में अकबर की, तो कहते हैं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि असीरगढ़ की विजय को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। ये अक्सर क्वेश्चन सुनने को मिलता है एग्जाम में कि अकबर ने किस विजय को कौन से दुर्ग को सोने की कुंजियों से खोला था, तो वो खोला कि कौन सा था, ये असीरगढ़ का दुर्ग था। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो रक्षक था याकूब, इसको इसने घूस दे करके जो है क्या किया था, यहाँ का दुर्ग खुलवा लिया था और क्या किया था, मीरन बहादुर के साथ विश्वासघात, हम कह सकते हैं कि इसने विश्वासघात किया था। ओके, अब क्या करता है अकबर, असीरगढ़ के दुर्ग का विजय कर लेता है। इस विजित करने के बाद में इसी के उपलक्ष्य में इसने अकबर ने जो है सोने का सिक्का चलाया था, जिस पर जो है क्या था, बाज का अंकन था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में सोने का सिक्का चलाया था जिस पर बाज का अंकन था, तो वो कौन था, असीरगढ़ का दुर्ग। ठीक है, असीरगढ़ के दुर्ग को जीतने के बाद में जो है इसने सोने का सिक्का चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें मैंने बताई कि सोने की कुंजी से किस दुर्ग को अकबर ने खोला था और सोने का सिक्का किस दुर्ग को विजित करने के बाद में इसने जो है चलाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्या था, ये अकबर द्वारा की गई खानदेश विजय थी। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी विजय आती है अहमदनगर विजय। अहमदनगर का विजय इसने कब किया है, तो अहमदनगर विजय इसने 1595 ईस्वी में किया है। कब किया है, 1595 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं यहाँ के शासक की, तो यहाँ का शासक कौन होता है, तो शासक की अगर हम बात करें तो यहाँ का शासक होता है बुरहानुल मुल्क। कौन होता है, बुरहान उल मुल्क। दुर्भाग्य से ये जो अहमदनगर का जो शासक होता है बुरहान उल मुल्क, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में इसका अल्पवयस्क पुत्र निजाम शाह गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, निजाम शाह गद्दी पर बैठता है। और
ये अल्पवयस्क पुत्र था, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य को संभालना इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसी वजह से ये जो बुरहान मुल्क थे, अहमदनगर के शासक बुरहानुल मुल्क थे, तो इनकी बहन एक थी, हुआ करती थी चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी थी। तो ये चांद बीबी जो थी, तो ये कहाँ पर ब्याही थी? ये ब्याही थी बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में ये ब्याही थी। राजकुमारी आपसे अक्सर पूछता है कि चांद बीबी कहाँ की राजकुमारी थी, तो अगर राजकुमारी की बात पूछे तो राजकुमारी थी अहमदनगर की। लेकिन अगर रानी पूछे कि जो चांद बीबी थी वो रानी कहाँ की थी, तो वो रानी थी बीजापुर की। ठीक है, तो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह थे, इनके साथ में इनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्य से इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है 1580 ईस्वी में, और मजबूर हो जाती हैं ये बीजापुर के साम्राज्य को क्या करने के लिए, इसको जो है संभालने के लिए। तो जब यहाँ के शासक अहमदनगर के शासक बुरहानुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ के प्रशासन में चांद बीबी की एंट्री होती है, क्योंकि इनका भतीजा इनके भाई की मृत्यु के बाद में, जो कि अल्पवयस्क था, इनको गद्दी पर बिठाया था। तो इस अल्पवयस्क निजाम शाह की सहायता करने के लिए चांद बीबी जो है, ये जो है अहमदनगर का शासन प्रशासन संभालती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अलग एक एक पॉइंट क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो चांद बीबी थी ये कहाँ की रानी थी या कहाँ की राजकुमारी थी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये जो है अहमदनगर का प्रशासन संभालती हैं। अब इन्हीं के उसमें जो बीजापुर का एक मंत्री होता है, इसकी भी इस स्टोरी में एंट्री होती है। मंत्री कौन होता है? इनका वजीर मियाँ होता है। किसका? चांद बीबी का मंत्री, यानी कि बीजापुर का मंत्री होता है वजीर मियाँ। तो ये जो है प्रधानमंत्री होता है, और राजा की अली आदिल शाह की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इधर से चांद बीबी और दूसरे पक्ष में कौन? वजीर मियाँ होते हैं। दोनों जो है, दोनों का प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ जाता है और अपनी अपनी करने की होड़ लग जाती है। लेकिन जो चांद बीबी होती हैं, ये वजीर मियाँ की बिल्कुल नहीं मानती हैं। जब ये असफल खुद को पाता है, तो ये जो है सहायता किसकी लेता है? ये मियाँ मंजू, या ये वजीर मियाँ जो है, इसको मियाँ मंजू के नाम से भी जानते हैं। ये हेल्प लेता है मुगलों की। मुगलों की क्या हेल्प लेता है? बस वही पुराना कारण कि ये आमंत्रित करता है मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए कि आप आइए, अहमदनगर पर आक्रमण कीजिए और आप जो है अहमदनगर को विजिट करके ले जाइए। ठीक है, तो इस तरह से अकबर जो है 2 लोगों को भेजता है 1595 ईस्वी में अहमदनगर को जीतने के उपलक्ष्य में। पहली बार भेजता है अब्दुल रहीम खान खाना, और किसको? मुराद को भेजता है। 2 व्यक्तियों को भेजता है। किसको? एक अब्दुल रहीम खान खाना, और दूसरा किसको भेजते हैं? मुराद को भेजते हैं 1595 ईस्वी में। किंतु इन दोनों के मध्य मतभेद हो जाने के कारण एक बार फिर से दोबारा अभियान पर भेजते हैं अकबर। किसको? शहजादा दानियाल को और अबुल फजल को। ठीक है, किसको भेजते हैं? शहजादा दानियाल और अबुल फजल को। पहली बार भेजा जाता है अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद को। इसके बाद में दूसरी बार भेजते हैं किसको? शहजादा दानियाल और किसको? अबुल फजल को। अब जब इनको भेजते हैं तो मुगल सेना में, यानी कि दोनों सेनाओं में, चांद बीबी की सेना और मुगल सेना दोनों के मध्य जो है सोनपत नामक स्थान पर युद्ध होता है। एटलीस्ट होता क्या है कि मुगलों की विजय होती है और चांद बीबी की सेना की पराजय होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब मुगल विजित होते हैं तो मुगलों के हिस्से में बरार व अहमदनगर के दुर्ग मिलते हैं। किंतु ये जो अहमदनगर का शासक जो होता है उसको निजाम शाह को नियुक्त किया जाता है। ओके, शासक निजाम खां ही रहते हैं, लेकिन जो पूरा अधिकार होता है वो किसका होता है? मुगलों का होता है। कहाँ पर? बरार और अहमदनगर के दुर्ग पर अधिकार किसका होता है?
ये मुगलों पर होता है। तो इस तरह से एक तरीके से मुगल साम्राज्य में जो है विलय हो चुका था कौन, अहमदनगर। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से बात करें कि पूर्ण रूप से अहमदनगर मुगल साम्राज्य में कब विलय किया गया, तो 1633 ईस्वी में अहमदनगर राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया था, पूर्ण रूप से अहमदनगर राज्य का विलय मुगलों में किया गया था शाहजहां द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ये थी स्टोरी किसकी, अहमदनगर के विजय की। तो हमने आपसे आज अकबर की दक्षिणी विजय के बारे में डिस्कस कर लिया, उत्तरी विजय के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें एक एक कंटेंट पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप जा कर के लास्ट वीडियोस देख सकते हैं और अपने सारे जो है फैक्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी अकबर की दक्षिणी विजय। आज हमने अकबर की विजयों को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे, नया टॉपिक यानी कि या तो हो सकता है अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे इनके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।